नमस्कार मित्रों, मैं सूरज कुमार वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइंग दिशा ऑनलाइन क्लासेज में। देखो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट करवाया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात मानव परिसंचरण तंत्र, और मैंने उसमें पहला पार्ट स्टार्ट करवाया था आपको ब्लड और ब्लड की सामान्य जानकारी के बारे में हम बात कर चुके थे। और आगे मैंने ब्लड को दो भागों में बांटा था। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। मैंने ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो था वो द्रव वाला भाग था और जो दूसरा था वो था ठोस अर्थात सॉलिड। जो द्रव वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मा और जो ठोस वाला भाग होता है उसको कहा जाता है रक्त कणिका। तो मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में पूरी डिटेल दे दी थी। अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा रक्त कणिकाओं के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बार वो डायग्राम याद दिला देता हूं कि रक्त कणिकाओं को मुख्यतः हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहली थी आरबीसी, दूसरी थी डब्ल्यूबीसी और तीसरी कौन सी थी? प्लेटलेट्स। अर्थात जो ठोस वाला पार्ट है जिसे हम रक्त कणिका कह सकते हैं उसको कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। पहला तो है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो आज का जो अपना लेक्चर होगा वो होगा आरबीसी से रिलेटेड, अर्थात आज के इस वीडियो में हमें आरबीसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का आप टॉपिक डालिए आरबीसी। आज का नेक्स्ट टॉपिक डालिए भाई आरबीसी। और आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में तो इसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। अगर बात करें आरबीसी की तो मैंने आपको इसका दूसरा साइंटिफिक नेम और बताया था, वो क्या था? इरिथ्रोसाइट। और इस वर्ड का मैंने आपको मतलब भी बता दिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इरिथ्रोसाइट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इरिथ्रो और दूसरा है साइट। जो इरिथ्रो वर्ड है ये साइंटिफिक वर्ड है और इसको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो वो है लाल। अर्थात जो इरिथ्रो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? लाल। और जो साइट वर्ड है ये भी एक साइंटिफिक वर्ड है और हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? कोशिका होता है। यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ इरिथ्रोसाइट का कि वे कोशिकाएं जो लाल होती है उन्हें क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट अर्थात आरबीसी। क्लियर है? हाँ, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आरबीसी के बारे में। तो आप लिखिए संख्या सर्वाधिक होती है। अर्थात देखो मैंने रक्त कणिकाओं को तीन भागों में बांटा है। पहला तो था आरबीसी और दूसरा था डब्ल्यूबीसी और तीसरा था प्लेटलेट। इन तीनों रक्त कणिकाओं में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? आरबीसी की। अब देखते हैं कि कितनी होती है। तो आप यहाँ पर डैश लगा के लिखना मेल अर्थात पुरुषों में। पुरुषों में इसकी संख्या कितनी होती है? तो आप लिखिए 5 से 5.5 मिलियन। देखो ये मिलियंस में होती है आरबीसी। 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड। देखो ये जो मैं डाटा आपको बता रहा हूं वो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी है। आपको ये डाटा अलग अलग किताब में अलग अलग मिल सकता है, इसलिए आप एनसीईआरटी बेस पढ़ें। अगर बात करें फीमेल की
तो फीमेल में ये 4 से 4.5 मिलियन आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड। देखो जो पुरुषों में है उनमें तो पाई जाती है 5 से 5.5 मिलियन, और जो महिलाएं होती है उनमें पाई जाती है 4 से 4.5 मिलियन। अर्थात देखो ये जो डिफरेंस है इसी के कारण महिलाओं में ब्लड कम पाया जाता है, इसका मेन रीजन यही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आप लिखना कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और अस्थि मज्जा में आपको 2-4 बार बता चुका हूं। निर्माण कहाँ होता है इसका? अस्थि मज्जा में, अर्थात बोन मेरो में। देखो हमारी जो मनुष्य की हड्डियां होती है वो खोखली होती है, और उन जो हड्डियों के बीच में जो भी मटेरियल पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? बोन मेरो। तो इस आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में। अब एक आप यहाँ छोटा सा नोट लगा के लिखना कि भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है यकृत में और स्प्लीन में। और स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहा जाता है, और प्लीहा को ही तिल्ली भी कहा जाता है। तो आप यहां लिख लेना। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन जो भ्रूणीय अवस्था होती है, अर्थात जब बच्चा अपने मां के गर्भ में होता है उस टाइम पे इस आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? या तो होता है यकृत में, और फिर या होता है प्लीहा में। देखो प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? तिल्ली। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो बात करते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में स्प्लीन में या यकृत में क्यों होता है। तो देखो भ्रूणीय अवस्था में क्या है, जो एक बच्चा होता है उसकी हड्डियां इतनी विकसित नहीं होती है, और उनकी हड्डियों में जो अस्थि मज्जा है अर्थात जो बोन मेरो है वो भी नहीं बनता है। इस कारण इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में या प्लीहा में। क्लियर है? एक बार आप इसको नोट करो, फिर हम आगे और बात करते हैं आरबीसी के बारे में। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान से नोट करना भाई। देखो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये हमारी सेल होती है, और इस सेल के अंदर ये एक काली काली संरचना पाई जाती है इस प्रकार से, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है केंद्रक, अर्थात न्यूक्लियस। और ये हर कोशिका में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि केंद्र की एक कोशिका की आत्मा होती है, अर्थात यदि किसी कोशिका में से केंद्र को निकाल दिया जाए तो ये निर्जीव बन जाएगी, अर्थात ये नॉन लिविंग बन जाएगी। अब देखो बात करते हैं आरबीसी की। तो आप देश लगा के लिखना कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये सबको पता है। लेकिन देखो इसमें एक अपवाद आता है, अर्थात 2 स्तनपायी जीव ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और उन दोनों जीवों के नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लिखिए, एक तो होता है ऊंट और दूसरा होता है लामा। एक तो ऊंट है और दूसरा कौन सा है? लामा। अर्थात ये दोनों जीव है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और बाकी स्तनपायी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट आप लिखिए कि जो आरबीसी का निर्माण होता है उसमें कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होते हैं। तो आप लिखिए, निर्माण में आवश्यक पदार्थ।
पदार्थ या तत्व भी बोल सकते हैं आप इसे। तो देखो एक तो होता है प्रोटीन, इसके अलावा आयरन और विटामिन। विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो देखो मेनली 3 विटामिन होते हैं। एक तो होता है B6 और दूसरा होता है B9 और तीसरा होता है B12। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि देखो जो आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। उस आरबीसी को बनाने में कौन कौन से तत्व या पदार्थ आवश्यक होते हैं? तो एक तो होता है प्रोटीन और दूसरा होता है आयरन और तीसरा विटामिन। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, मैं एक बार आपके सामने लिख ही देता हूं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि आरबीसी के निर्माण में सहायक है। ए ऑप्शन दिया गया था कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन दिया गया था फोलिक अम्ल, सी ऑप्शन दिया गया था वसा और डी ऑप्शन दिया गया था इनमें से कोई नहीं। देखो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि आरबीसी के निर्माण में सहायक है। पहला ऑप्शन था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन था वसा और तीसरा ऑप्शन था फोलिक अम्ल और जो डी ऑप्शन था वो था इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ आप कि क्या होगा राइट आंसर। देखो मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे कि निर्माण में जो आवश्यक तत्व है वो कौन से हैं। एक तो है प्रोटीन, दूसरा है आयरन और तीसरा है विटामिन। अब देखो मेनली यही होते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया। तो देखो आप इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फोलिक अम्ल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फोलिक अम्ल होता क्या है। तो देखिए उसने ये जो विटामिन है 3 B6, B9 और B12 इनके रासायनिक नाम पूछ लिए उसने। तो देखो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरिडोक्सिन और विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। और विटामिन B12 का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार और लिख लो, साइनोकोबाल्मिन। देखो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडोक्सिन और विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है, फोलिक अम्ल और विटामिन B12 का क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। तो अब बताओ कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोलिक अम्ल। एक बात आप और ध्यान रखें कि फोलिक अम्ल को हम ग्लूटोनिक अम्ल भी कहते हैं। तो देखो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, आपको हर एक संभावना को लेते हुए चलना है। अब देखो उसने यहाँ पर जो विटामिन B9 है उसका रासायनिक नाम भी पूछ लिया है। क्लियर है? तो आप एक बार इसे नोट कर लो, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लिखिए बाइकोनकेव। और इसको हिंदी में कहा जाता है उभयावतल। जो आरबीसी का आकार होता है वो किस प्रकार का होता है, बाइकोनकेव अर्थात उभयावतल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। अब जो मैं आपको लिखा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप लिखिए कि सोते समय
मनुष्य की आरबीसी 5% कम हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि सोते समय मनुष्य की आरबीसी कितने परसेंट कम होती है, तो आपको बता देना है कि 5% कम होती है। नेक्स्ट लिखिए आप, प्रतिदिन मनुष्य में 10% आरबीसी की मृत्यु होती है। प्रतिदिन मनुष्य में 10% आरबीसी की मृत्यु होती है और हमारे अस्थि मज्जा द्वारा 10% आरबीसी रोजाना वापस बना दी जाती है। क्लियर है भाई? अब देखो एक बार मैं इसके जीवन काल के बारे में बता दूं आपको, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम है उसमें, कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आप लिखना 120 दिन। देखो अगर बात करें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की, तो उनका कोई निश्चित नहीं है ये काल। जैसे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है वो कुछ घंटे से लेकर कई महीनों तक होता है, लेकिन जो आरबीसी है इसका फिक्स है कि ये 120 दिन तक जीवित रहती है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। तो देखिए मृत आरबीसी, ये जो आरबीसी हमारे शरीर में मरती है, डेली 28 की मृत्यु होती है, तो इसको नष्ट करने का काम कौन करता है? तो आप लिखना कि मृत आरबीसी को प्लीहा नष्ट करता है। इसी कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। देखो जो मृत आरबीसी होती है इसको नष्ट करने का काम कौन करता है? प्लीहा। और मैं आपको बता चुका हूं कि प्लीहा को ही तिल्ली कहा जाता है और तिल्ली को ही स्प्लीन कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इन तीनों में से आपको कोई सा भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लीहा को ही तिल्ली कहा जाता है और तिल्ली को ही स्प्लीन, अर्थात तीनों एक ही चीज है। क्लियर है? अब आप नेक्स्ट लिखिए कि जो आरबीसी का रेड कलर होता है, आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में भी बता दिया था, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्लियर है भाई? देखो ये हीमोग्लोबिन शब्द यहाँ आ गया है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, तो हीमोग्लोबिन को इस प्रकार से लिखा जाता है, आप हिंदी में भी लिख ले, हीमोग्लोबिन। मैंने इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपको याद होगा शायद, एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको कि इसको हम दो शब्दों में बांट सकते हैं। एक तो होता है हिम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हिम का मतलब क्या होता है? आयरन। क्लियर है? और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। देखो जो हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है वो होता है आयरन की वजह से, और जिस तत्व में आयरन पाया जाता है या जिस पदार्थ में आयरन तत्व पाया जाता है उसका कलर हमेशा रेड होता है। क्लियर है? तो देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको बता देना है कि आयरन तत्व पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ये तो हुई हीमोग्लोबिन की बात। अब देखो अगर बात करें हीमोग्लोबिन की, तो इसका क्या काम होता है? तो देखो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, अर्थात
हम जब श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में एयर जाती है और उस एयर से हमारी जो श्वसन क्रिया है उसके माध्यम से O2 ग्रहण कर ली जाती है और उस O2 को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। क्लियर है? तो आप लिखिए कि O2 एवं CO2। O2 का मतलब ऑक्सीजन और CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो O2 एवं CO2 का परिवहन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। अब देखो किस प्रकार से करता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु के साथ गमन करता है और क्या बनाता है? HbO2 इसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? हमारे शरीर में O2 एवं CO2 का परिवहन करना। और ये जो O2 है इसका किस प्रकार से परिवहन करता है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ बहता है अर्थात गमन करता है? तो आपको आंसर दे देना है कि 4 अणु के साथ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। अगर बात करें हीमोग्लोबिन की ओर तो देखो हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ मिल जाता है तो वो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब तो इसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन अर्थात ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन है। क्लियर है? और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो इसको क्या कहा जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बार हीमोग्लोबिन की मात्रा की। तो आप लिखना मात्रा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा पाई जाती है। अगर एवरेज बात करें हम अर्थात चाहे महिला हो या पुरुष हो तो उसमें पाया जाता है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड अर्थात 100 मिलीलीटर ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 12 से 16 ग्राम। क्लियर है? अगर बात करें हम मेल की अर्थात पुरुष तो पुरुष में पाया जाता है 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। अगर फीमेल की बात करें अर्थात महिला की तो इसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है पर 100 ml ब्लड में। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया है कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है अगर एवरेज बात की जाए तो 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में पाया जाता है। अगर बात करें पुरुषों की तो 14 से 16 ग्राम पाया जाता है और अगर बात करें महिलाओं की तो 12 से 16 ग्राम पाया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो आप लिखना 784 ग्राम अर्थात 784 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य में। स्वस्थ मनुष्य के पूरे शरीर में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 784 ग्राम। तो ये था हीमोग्लोबिन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीसी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है जिससे अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो कि इस टॉपिक का सबसे मोस्ट पार्ट है। आप देखिए उस चीज को एक बार से नोट कर लो। आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। अब हम चर्चा करेंगे कि आरबीसी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है पुरुषों में? तो 5 से 5.5 मिलियन और महिलाओं में
4 से 4.5 मिलियन। अब देखो बात करते हैं आरबीसी की, तो आप यहाँ पर लिख लेना डिजीज रिलेटेड टू आरबीसी और एक नंबर लगा के लिखना आप, यदि हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है, ये कमी है भाई, मैंने इसको एरो से दर्शा दिया है कि हमारे शरीर में यदि आरबीसी की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है एनीमिया। और एनीमिया को इंग्लिश में भी लिख लो एनीमिया, और एनीमिया को रक्ताल्पता कहा जाता है भाई हिंदी में। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया है कि हमारे शरीर में यदि आरबीसी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया, जिसको क्या कहा जाता है, रक्ताल्पता। तो देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि रक्ताल्पता होती है, क्लियर है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा एनीमिया, अर्थात एनीमिया को ही रक्ताल्पता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यदि मनुष्य के शरीर में आरबीसी डिक्रीज हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है, तो वो होती है एनीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि आरबीसी की संख्या बढ़ जाए, जो मैंने आपको संख्या बताई थी उससे अधिक हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, तो आप लिखना पॉलीसाइथेमिया। देखो ये नाम ही ऐसे हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता। देखो आरबीसी की संख्या यदि बढ़ जाती है तो कौन सी डिजीज होती है, पॉलीसाइथेमिया। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट तीसरी बीमारी की बात करते हैं, तो वो है थैलेसेमिया। तीसरी बीमारी कौन सी है, थैलेसेमिया। इसके बारे में आप लिखो कि ये सामान्यतः बच्चों में होती है। जो थैलेसेमिया बीमारी है ये भी आरबीसी को रिलेट करती है और ये सामान्यतः बच्चों में होती है। अब इस बीमारी में क्या होता है, तो देखो मैंने आपसे कहा था कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है, लेकिन जो बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उनमें आरबीसी का जीवन काल 50 से 60 दिन का हो जाता है, अर्थात उनकी आरबीसी 120 दिन तक जीवित नहीं रहती है, वो 50 से 60 दिन में ही खत्म हो जाती है। क्लियर है? तो थैलेसेमिया किसमें होता है, सामान्यतः बच्चों में होता है, और इसमें जो आरबीसी का जीवन काल है वो 50 से 60 दिन का ही होता है। चौथी बीमारी लिखो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सिकल सेल एनीमिया। चौथी बीमारी कौन सी है, सिकल सेल एनीमिया। अब देखो इस बीमारी में क्या होता है, जो आरबीसी होती है उसका आकार किस प्रकार का होता है, बाइकॉनकेव अर्थात उभयावर्तन। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि आरबीसी का आकार हंसिया के आकार का हो जाता है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो आरबीसी का आकार होता है वो हंसिया के आकार का हो जाता है, अर्थात इस प्रकार से हो जाता है। अगर आरबीसी का आकार इस प्रकार से हो जाता है तो वो स्वतः ही फटने लगती है। क्लियर है? तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, सिकल सेल एनीमिया। इस सिकल का मतलब हंसिया ही होता है। तो देखो मैंने आपको आरबीसी से संबंधित 4 बीमारियां बताई है और चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, यदि शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया, जिसे रक्ताल्पता कहा जाता है, अर्थात रक्त की कमी हो जाती है।
नेक्स्ट अगर बात करें तो यदि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? पॉलीसाइथेमिया। क्लियर है। तीसरी अगर बात करें तो वो होती है थैलेसेमिया, जो कि सामान्यतः बच्चों में होती है। और इस बीमारी में क्या होता है कि आरबीसी का जीवन काल 50 से 60 दिन का हो जाता है। नेक्स्ट चौथे नंबर की अगर बात करें तो वो होती है सिकल सेल एनीमिया। इसमें आरबीसी का आकार हंसिया के आकार का होने लगता है और वो फटने लगती है। अब आपने एक चीज नोट की होगी इसमें कि देखो एक शब्द आ रहा है EMIA, एमिया, यहाँ पर भी एमिया और यहाँ पर भी एमिया और यहाँ पर भी एमिया। इसका मतलब क्या है कि जिस वर्ड में आपको ये शब्द दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि ये रक्त से संबंधित बीमारी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको छोटे छोटे पॉइंट को लिंक करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीजें याद नहीं की जाती है, कुछ को स्मार्ट स्टडी के आधार पर भी पढ़ा जाता है। तो ये एक प्रकार की स्मार्ट स्टडी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां एमिया वर्ड आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये रक्त से संबंधित बीमारी है। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं कि जो हमारी रक्त कणिकाएं हैं उसमें से सबसे मेन कंपोनेंट कौन सी होती है, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण रक्त कणिका कौन सी होती है? तो आपको लिख लेना है कि मेन कंपोनेंट आरबीसी ही होती है। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको मेन क्यों कहा जाता है। देखो ब्लड में मैंने आपको एक सारणी बनाई थी, ब्लड का संगठन बताया था तभी, तो बहुत सारी चीजें देखी थी हमने कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें होती है। उन सब में मेन कंपोनेंट होती है ये आरबीसी। क्यों होती है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और उस ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो वो आरबीसी में पाया जाता है, इसलिए आरबीसी को मेन कंपोनेंट कहा जाता है ब्लड का। क्लियर है? तो देखो ये था आज का आरबीसी का लेक्चर। अब देखो पहले विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।